आज के इस वीडियो से हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लास 10 का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। इसमें हम अच्छे तरीके से इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। मजेदार टॉपिक है और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं। मैं इस वीडियो में हर एक चीज बताऊंगा कि आप लोगों का ट्रेंड एनालिसिस के तौर पे कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, और साथ ही साथ आपको बस इस वीडियो को सुनना है। सिंपल सी बात यही है कि सिंपल आप लोगों को इस वीडियो को सुनना है। बाकी इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के एक्सेस कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर नोट्स को, टॉपिक को समझिए कि आखिर इस टॉपिक में कहता क्या है। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक आता है आप लोगों का, इसमें ये पावर शेयरिंग आता है कि हम लोगों का यहाँ पे ये जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग यानी होता क्या है। देखिए, पावर शेयरिंग जो होता है ये 3 ऑर्गन्स स्टेट में बटा होता है। सबसे पहले आप लोगों का लेजिस्लेचर आता है, लेजिस्लेटिव आता है, फिर आप लोगों का एग्जीक्यूटिव आता है, फिर आप लोगों का जुडिशरी आता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए डेमोक्रेसी में। अब सबसे पहले बात निकल के आती है कि भाई पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है हमारे डेमोक्रेसी में। अब अगर कोई भी डेमोक्रेसी, अगर कोई भी नेशन डेवलप्ड होना चाहता है और कोई भी अगर डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे तरीके से चलना चाहिए, तो उसका अच्छा तरीका का एग्जाम्पल कोई अगर हो सकता है तो वो है पावर शेयरिंग। बिना पावर शेयरिंग के कोई भी देश का डेमोक्रेसी सही तरीके से नहीं चल सकता है। और अगर पावर शेयरिंग का मिसयूज किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के रूप में, तो फिर क्या, नेशन खत्म हो जाएगा, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर में हम यही देखते हैं, काफी ज्यादा स्टोरी आता है। बेल्जियम के केस में देखते हैं, श्रीलंका के केस में देखते हैं कि हैप्पी एंडिंग और आप लोगों का बैड एंडिंग कैसे होता है। उन सभी चीजों को हम देखेंगे तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। अब सबसे पहले हम स्टोरी देखते हैं बेल्जियम का। इस टॉपिक में एनसीईआरटी के हिसाब से 2 आप लोगों का स्टोरी फॉर्म किया गया है। सबसे पहला आप लोगों को इसमें बेल्जियम का स्टोरी बताया गया है, फिर आप लोगों का श्रीलंका का स्टोरी बताया गया है, उसमें कुछ ओवरव्यू दिया गया है। तो पहले हम बेल्जियम के बारे में देखते हैं। इसमें बताया जाता है कि यार जो बेल्जियम होता है, बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूरोप में है, ठीक है। उसके साथ जो बेल्जियम जो है ये अपना बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ और नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ। उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि ये जो बेल्जियम है इसका एरिया कितना है, तो एना इंडियन स्टेट हरियाणा के मुकाबले इसका साइज हरियाणा तक है, यानी हरियाणा के हिसाब से है। हरियाणा और जो बेल्जियम है वो सेम एरिया में आते हैं, ठीक है, दोनों एक समान है। उसके साथ अगर हम बात करें कि बेल्जियम का टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो ये आप लोगों का 1 करोड़ है, यानी 1 करोड़ पीपल्स इसमें आप लोगों के रहते हैं। किसमें? बेल्जियम में। अब इसमें बेल्जियम में इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जैसे कि आप लोगों का सबसे पहले एकोमोडेशन के बारे में बताया जाता है कि बताइए एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम क्या हुआ है, वहां का जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या रूल लाया था ताकि यहाँ के जो स्पीकर्स थे उनको प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्लिक्टिंग में वो ना फंसे, अच्छे तरीके से उनका डेमोक्रेसी चलाया जा सके, कोई भी भविष्य में सिविल वॉर ना हो सके। इन सभी चीजों को हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, किस प्रकार के लोग बेल्जियम में रहते हैं, किस प्रकार के लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या बोलते हैं, किस प्रकार का व्यवहार होता है, और टेंशन क्या होता है फ्रांस और डच स्पीकर्स लोगों के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में हम बेल्जियम के टॉपिक में पढ़ते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में काफी बार आप लोगों का सीबीएसई में पूछा गया है, तो इसको आप लोग VVI मान लीजिएगा। बाकी आप लोगों को नोट्स मिल ही जाएगा। मैं चुपचाप कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये पूरा लेक्चर को सुनना है, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम जो है इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो क्या क्या बोलते हैं, क्या इसका कैपिटल है, क्या लैंग्वेज है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करें, अगर इस प्रकार का बेल्जियम का मैप है, मैंने पहले ही बताया है एज अ इंडियन स्टेट हरियाणा के मुकाबले में बेल्जियम का साइज आता है, ठीक है, यानी एरिया आप लोगों का आता है। इतना क्लियर है। उसके बाद फिर ये जो पूरा बेल्जियम है इसमें जो ऊपर वाला भाग आता है इसमें फ्लेमिश रीजन वाले लोग रहते हैं जो कि 59% है, और ये जो है ये डच लैंग्वेज बोलते हैं, यानी डच स्पीकर्स है। अगर इसके नीचे वाले भाग में आ जाइएगा तो इसमें वोलोनिया रीजन का लोग रहता है,
जो कि 40% है, यानी 40% है। और ये जो पीपल्स है ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, यानी फ्रेंच स्पीकर्स हैं, ठीक है। और उसके साथ अगर इसका कैपिटल देखें तो जो आप लोगों का ये बेल्जियम है, इसका जो कैपिटल है ये आप लोगों का आ जाता है, जिसका नाम है ब्रुसेल्स। इसका कैपिटल जो है बेल्जियम, ब्रुसेल्स का कैपिटल है। इसमें आप लोगों का 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। कितना? 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% डच लैंग्वेज बोलते हैं। और 1% जो बच जाता है वो आप लोगों का जर्मन लैंग्वेज बोलता है, यानी इसका उल्टा हो गया है। कुछ आई बात समझ में? इसीलिए 80% जो है, अगर बेल्जियम का कैपिटल में स्पीकर्स फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% डच लैंग्वेज बोलते हैं, और इधर आप लोगों का फ्लेमिश रीजन में 59% डच बोलते हैं, तो इसी कारण से टेंशन हो जाता है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में टेंशन होता है? पहला आप लोगों का फ्रेंच वाले के बीच में, दूसरा आप लोगों का डच वाले के बीच में। टेंशन, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, इस प्रकार का मामला आ जाता है इसमें। फिर इसमें कूदना होता है गवर्नमेंट को। कौन सा गवर्नमेंट? बेल्जियम का गवर्नमेंट। इसको हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का बेल्जियम में ही आता है टेंशन। टेंशन किसके किसके बीच में आता है? सबसे पहले आप लोगों का फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रीजन इसका निकल के आता है। सबसे पहला रीजन होता है ये है कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच होते हैं, जो माइनॉरिटी फ्रेंच होते हैं स्पीकिंग कम्युनिटी वाले, वो काफी ज्यादा रिच और पावरफुल होते हैं। और जो यहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले होते हैं, ये हमेशा से थोड़ा जो ये गॉट करते हैं, क्या बेनिफिट्स गॉट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेस पे, एजुकेशन मच लेटर के बेस पे, तो इनको हमेशा अभाव रहता है कि फ्रांस वाले जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, आई मीन फ्रेंच जो बोलते हैं, वो लोग ज्यादा रिच है, ज्यादा पावरफुल है। और इसके साथ सबसे ज्यादा इनका स्पीकिंग होता है। कहाँ पे स्पीकिंग होता है? मैंने शुरुआत में बताया था, ये आप लोगों का बेल्जियम है। आप लोगों का सबसे ज्यादा जो इसका कैपिटल है उसमें 80% आप लोगों का जो है ये फ्रांस लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। आप लोगों का फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज आप लोगों का बोला जाता है। उसके साथ मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि इसमें 20% आप लोगों का डच आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर 1% आप लोगों का जर्मन आ जाता है, 1% आप लोगों का जर्मन आ जाता है। और उसके बाद फिर मेरे द्वारा ये भी बताया गया था कि नीचे में आप लोगों का आता है और एक इधर वाला रीजन में आता है। इधर तो आप लोगों का वलोनिया रीजन आ जाता है, उसमें 59% डच स्पीकर्स हैं। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है। अब इस मदद से देखा जाता है कि स्पेशल प्रॉब्लम इसमें क्या आता है? कैपिटल में आता है। किसका कैपिटल में आता है? बेल्जियम का कैपिटल में आता है। क्यों आता है? बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है, उसमें इसलिए आप लोगों का कॉन्फ्लिक्टिंग देखने को मिलता है, क्योंकि जो डच कम्युनिटी वाले हैं और जो यहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी वाले हैं, इसमें काफी ज्यादा कोई माइनॉरिटी में है, कोई मेजोरिटी में है, और जिसके कारण से ये लोग हमेशा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग का सामना करते हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। इस वजह से काफी ज्यादा इन लोगों को अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। बाद में बेल्जियम में अकोमोडेशन होता है, इसी को नाम लिया जाता है अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, जिसके तहत गवर्नमेंट को इस सिचुएशन में कूदना होता है बीच में कि भाई लड़ाई झगड़ा ना करिए, लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होगा, कुछ इसका सॉल्यूशन बनाते हैं ना यार, लड़ाई झगड़ा करने से क्या होगा। उसके बाद फिर आप लोगों का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसको बेल्जियम वाले ने नाम दिया अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। अब आप लोगों का एकोमोडेशन इन बेल्जियम आता है। अब एकोमोडेशन इन बेल्जियम में होता क्या है कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट होते हैं वो 1970 से लेकर के 1993 तक, एक बार और रिपीट करूंगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 1970 से लेकर के 1993 तक आप लोगों का क्या किया जाता है? 4 टाइम्स आप लोगों का बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, चेंज किया जाता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं करेगा, हम रूल बताएंगे, हमको कोई भी सिविल वॉर नहीं चाहिए, मैं रूल बनाऊंगा, उसको फॉलो करना है। अब क्या क्या इसमें रूल बनाया गया सो देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1970 से लेकर के 1993 तक 4 टाइम्स आप लोगों का अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया संविधान को, किसका? बेल्जियम का। तो उसमें आप लोगों का चेंज किया गया था बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला कि नंबर ऑफ डच या फिर फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे, कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होता है उसमें ये इक्वल होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दोनों का होगा। सम स्पेसिफिक एरिया या सम स्पेशल लॉ जो भी रिक्वायर होगा
जो भी लॉ बनाया जाएगा ये इन दोनों के देखरेख में बनाया जाएगा, सपोर्ट करेगा दोनों मेंबर लेजिस्लेटिव में, तभी इन दोनों का जो आप लोगों का मैटर है अगर दोनों सहमत होंगे तब उसको पास किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो डिसीजन नहीं मेक कर सकती है, यानी डिसीजन मेक करने का काम दोनों का है, यानी फ्रेंच वाले जो है और यहाँ पे जो डच वाले हैं दोनों एक साथ आएंगे, दोनों अपना बात रखेंगे, दोनों अगर सहमत होंगे तब यहाँ पे लॉ बनेगा, उसको रिक्वायर किया जाएगा और पूरे देश में फैलाया जाएगा। अगर एक डिसीजन मेकिंग पॉलिसी को बनाते हैं तो इस कंडीशन में उसको नहीं माना जाएगा कि हाँ भाई हो गया है, दोनों को आना होगा साथ में। और तीसरा ये कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो एज अ सब ऑर्डिनेट काम करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का। चौथा में ये कहा गया कि ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम का कैपिटल है, इसमें कहा गया कि सेपरेट किया जाएगा गवर्नमेंट को, और इसमें जो दोनों कम्युनिटी है यानी फ्रेंच कम्युनिटी जो है या फिर जो यहाँ पे डच कम्युनिटी है, इन दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा कोई भी इलेक्शंस में या फिर कोई भी आप लोगों का यहाँ पे कम्युनिटी बेस पे कोई भी डिसीजन लेना हो तो। और उसके बाद फिर चौथा आप लोगों का कहा गया कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसमें दोनों कम्युनिटी वाले जो हैं वो अपने अपने कम्युनिटी को लेके चल सकते हैं, अपने अपने कम्युनिटी के जो बातें हैं उसको शेयर कर सकते हैं, अपने अपने कम्युनिटी के बारे में आवाज उठा सकते हैं कि हमारा कम्युनिटी को ये आवश्यकता है भाई तो ये पास कर दो। तो इस प्रकार से देयर इज ऑल्सो कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी फॉर्म किया गया, जैसे कि एक फ्रांस वाले ने अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लिया, एक डच वाले ने अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लिया। तो इन्हीं सभी को देखते हुए पहली बार यूरोपियन यूनियन ने तय किया कि बेल्जियम जो है ये समझदार है भाई। अब हमें क्या करना चाहिए कि जो आप लोगों का यहाँ पे बेल्जियम है इसका जो कैपिटल है इसको एक्वायर करना चाहिए। अब यहाँ पे ब्रुसेल्स को बना दिया गया, क्या बना दिया गया, हेडक्वार्टर बना दिया गया, किसका, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। यूरोपियन यूनियन को इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया कि बेल्जियम का जो कैपिटल है वो हेडक्वार्टर होगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि किस प्रकार से अच्छा तरीका से उसका एंडिंग हुआ, किसका एंडिंग हुआ, आप लोगों का बेल्जियम का। अब इसमें एक और आप लोगों का बताया जाता है श्रीलंका वाले केस में। श्रीलंका वाले केस में बताया जाता है कि श्रीलंका जो है वो एक यहाँ पे आइलैंड वाला नेशन है, आइलैंड वाला नेशन है और ये साउदर्न कोस्ट एरिया में आता है जो कि तमिलनाडु के किनारे में है, उसका है पड़ोसी। और उसके साथ इसका जो पॉपुलेशन है ये लगभग 2 करोड़ है और श्रीलंका का जो कैपिटल है ये आप लोगों का कोलंबो है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें एथिक्स कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, यानी कि किस प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, किस प्रकार से वो लोग बोलते हैं, तो इसमें बताया जाता है कि 74% यहाँ पे पीपल्स ऐसे हैं जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, ये सिन्हालास बोलते हैं। और इसमें जो 74% है ये सभी बुद्धिस्ट हैं, जो कि टोटल श्रीलंका एरिया में मेजोरिटी वाले सेक्शंस में आते हैं। उसके बाद फिर 80% जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। 7% जो है वो आप लोगों का क्रिश्चियन है, जो कि सिन्हालास भी बोलते हैं और तमिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को नाम दिया गया है एथिक्स कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, जो कि मतलब श्रीलंका, जो कि इस टॉपिक का आप लोगों का टॉपिक आता है पावर शेयरिंग में। अब इसके तहत ये हमको बताया जाता है कि यहाँ पे जो 18% तमिल स्पीकर्स हैं इसमें से काफी सारे तमिल जो हैं वो श्रीलंकन जो हैं वो ऑलरेडी तमिल में काफी सदियों से बसे हुए हैं, ठीक है, काफी सालों से बसे हुए हैं, वो हमेशा वहीं पे रहते हैं तमिल में, यहाँ पे आप लोगों का श्रीलंका में जो तमिल बोलते हैं। और इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इंडियन तमिल है। वो लोग तमिल क्यों गए थे, यानी श्रीलंका क्यों गए थे, इसलिए गए थे ताकि वो लोग एज अ टी वर्कर काम करने के लिए गए थे, कहाँ पे, श्रीलंका में, ताकि उनको काम मिल सके और वहीं पे वो बस गए, ठीक है। तो ये 18% तमिल स्पीकर्स आते हैं। तो यहाँ तक तो समझ गया कि हाँ भाई आप लोगों का यहाँ पे एक श्रीलंका है, इसमें 74% सिन्हाला बोलता है, बुद्धिस्ट है, 18% तमिल बोलता है, 7% क्रिश्चियन है, जो कि यहाँ पे सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स है। इसमें एक ऑलरेडी बसा हुआ है, एक इंडियन तमिल है, इसी को नाम दे दिया गया। इस टॉपिक में यही पढ़ना होता है, लेकिन काफी ज्यादा आप लोगों का सिविल वॉर होता है इसके बाद। जिस प्रकार से हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि बेल्जियम में हैप्पी एंडिंग होता है, लेकिन ये जो आप लोगों का श्रीलंका सिचुएशन जब क्रिएट होता है तो इसमें आप लोगों का हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, हजारों हजारों लोग मारे जाते हैं। अब कैसे होता है सो देखिए।
अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। अब इसका मतलब क्या होता है, अब आप लोग समझिए अच्छे तरीके से। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई अगर ऐसा देश है, मान लीजिए कोई अगर ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा एक रिलीजन या एक लैंग्वेज या एक कल्चर फॉलो करने वाला लोग रहते हैं, और वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेट को फैलाने के लिए उससे जुड़ जाता है, उसका तरफदारी करने लगता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वोट बैंक बनाने के लिए उसके साथ हो जाएगा। उसी प्रकार से सिचुएशन क्रिएट होता है श्रीलंका में। इसमें क्या करती है श्रीलंकन गवर्नमेंट, जिस प्रकार से सिन्हाला जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट होते हैं 74%, और ये लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट होते हैं, तो इनकी नजर पड़ती है, सरकार की नजर इन पे पड़ती है क्योंकि ये मेजोरिटी में होते हैं। और उसके बाद सरकार डिसीजन लेती है कि भाई जो सिन्हालाज है उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं, उसका जो कल्चर है उसको प्रमोट कर देते हैं, उसका जो यहाँ पे रिलीजन्स है उसको हम प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा यहाँ पे प्रमोट खेला गया। क्यों खेला गया, ताकि वोट बैंक बना सके मेजोरिटी में। उसके बाद फिर इन सभी चीजों को तमिल देखा। अब तमिल में भी दो रीजन आता है भाई। 18% तमिल स्पीकर्स आप लोगों का लाई करता है श्रीलंका में, जिसके तहत सबसे ज्यादा आप लोगों का जो तमिल्स है वो श्रीलंकन वाले खुद है, फिर इंडियन तमिल है जो काम करने गए थे एज अ टी वर्कर, और उसके साथ 7% आप लोगों का क्रिश्चियन आता है। इसमें से भी कुछ सिन्हाला बोलता है और इसमें से कुछ आप लोगों का तमिल बोलता है। तो यहाँ पे जो तमिल होते हैं इन सभी मामला को देखते हैं, इनको लगा दिमाग खटका कि हाँ भाई ये जो सरकार है, देखो हम लोगों का जो रिलीजन है, हम लोगों का जो कल्चर है, हम लोगों का यहाँ पे जो फेस्टिवल्स है उसको इग्नोर किया जा रहा है। और उसके बाद फिर तमिल जो थे वो सोचने लगे, थिंक करने लगे कि जो गवर्नमेंट है श्रीलंका का या जो मेजर पार्टियां हैं वो केयर नहीं करती है इनके लैंग्वेज को, इनके रीजन को, रिलीजन को और इनके कल्चर को। उसके बाद फिर ये भी सोचती है कि गवर्नमेंट जो है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, जिसके कारण से राइट टू इक्वालिटी इनको फेस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी क्या होता है, ताकि सभी समाज को, सभी व्यक्तियों को इक्वालिटी मिले, इक्वल प्रोवाइड हो। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, भले ही संविधान में लिखा हो कि हाँ राइट टू इक्वालिटी, लेकिन उसको अच्छे तरीके से पावर शेयरिंग के थ्रू हम उसको शेयरिंग करेंगे ना, ताकि कोई एक भी जो मेजोरिटिज्म में हो, जो मेजोरिटी में है, उसको हम यहाँ पे रिलीजन बेस पे या फिर लैंग्वेज बेस पे या फिर यहाँ पे आप लोगों का कल्चर बेस पे प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अगर एक यहाँ पे मेजोरिटी में कम रहेगा और जो मेजोरिटी में रहेगा, जो माइनॉरिटी में रहेगा उसको पीछे कर देंगे वोट बैंक बनाने के लिए, और मेजोरिटी में जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए तो सिविल वॉर होता है। इसी को देखते हुए यहाँ पे जो तमिल्स थे इन्होंने यहाँ पे सोचा कि गवर्नमेंट तो हमारे लिए कुछ करेगी नहीं भैया, तो हम क्या करते हैं, स्टेप लेना शुरू करते हैं। तमिल स्पीकर जो थे वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं। उसके बाद फिर स्टेप लेना स्टार्ट होते हैं। अब इनके मन में एक आइडिया आता है कि हम एक आम नागरिक हैं, हम गवर्नमेंट का क्या उखाड़ पाएंगे। इसलिए इनके द्वारा सबसे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश किया जाता है जिसका नाम दिया जाता है तमिल से स्पीकर्स। और तमिल स्पीकर जो होते हैं कई सारा डिमांड रखते हैं। सबसे पहला इनका डिमांड रहता है कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियली लैंग्वेज डिक्लेयर करना चाहिए श्रीलंका का एज कंपेयर टू सिन्हालाज, क्योंकि सिन्हालाज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया श्रीलंका का। दूसरा इनका ये डिमांड था कि एक सेपरेट गवर्नमेंट जो है फॉर्म करना चाहिए इनके रीजन में। तीसरा इनका डिमांड था कि तमिल पीपल जो हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एज कंपेयर टू सिन्हाला। किस बेस पे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए भैया, सबसे पहले आप लोगों का मिलना चाहिए इसमें एजुकेशन पे, हेल्थ पे, काफी सारा काम आता है, जॉब पे, ठीक है, कुछ आप लोगों का रिजर्वेशन भी इनको मिला जा सकता है। तो इन सभी चीजों को मिलना चाहिए। लेकिन ये जब डिमांड सरकार के पास पेश किया गया इन लोगों के द्वारा, तो जो यहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट थी इनके द्वारा बोला गया, साफ मना कर दिया गया कि नहीं, हम तुम्हें नहीं देंगे। ध्यान ही नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये 18% है।
और उसके बाद फिर क्या किया गया, तमिल वाले जो थे फिर से बोले कि अच्छा ठीक है, ये नहीं करोगे तो कम से कम एक सेपरेट कंट्री तमिल स्पीकर्स के लिए बना दो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में। अगर हमसे इतना ही आप लोगों को सही नहीं लगता है तो आप मेजोरिटी में सपोर्ट करते हैं, तो ये भी नहीं माना गया सरकार के द्वारा श्रीलंका। अब सबसे ज्यादा गुस्सा आ गया इन लोगों को, तमिल वाले को, जो 18% है। उसके बाद काफी ज्यादा मात्रा में सिविल वॉर छिड़ गया। सिन्हाला जो है वो तमिल को मार रहा है, तमिल जो है वो सिन्हाला को मार रहा है। इस प्रकार से पूरा देश में कॉन्फ्लिक्टिंग स्टार्ट हो गया और पूरा देश तबाह हो गया। ठीक है, तो इस बेस पे हम ये समझते हैं कि पावर शेयरिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई भी नेशन को हमको डेवलप करना है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को चलाना है, तो सबसे अच्छा तरीका अगर कोई डेमोक्रेसी को है तो वो पावर शेयरिंग सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। अगर पावर शेयरिंग रहेगा, पावर को हम इक्वली अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स में बांटेंगे, तब जो हम लोगों का डेमोक्रेसी होगा एज अ नेशन वाइज वो काफी ज्यादा उच्च स्तरीय बढ़ेगा और हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो हम लोगों का यहाँ पे सर्वाइवल वाला जीवन है वो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार को बस एक ही लोगों को पकड़ के रहना चाहिए, नहीं तो बाद में सिविल वॉर होगा, वो भी मारे जाएंगे। मेजोरिटी में है और उसके बाद फिर माइनॉरिटी में है, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पावर शेयरिंग में हमने देखा कि बेल्जियम जो था इसका हैप्पी एंडिंग हुआ। क्यों इसका हैप्पी एंडिंग हुआ? क्योंकि इसमें कई सारे आप लोगों का यहाँ पे डच स्पीकर्स थे, कई सारे आप लोगों के इसमें फ्रेंच स्पीकर थे। जो लोग यहाँ पे 80% यहाँ पे डच स्पीकर, मतलब 80% आप लोगों का फ्रेंच स्पीकर्स थे, जो आप लोगों का बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में थे। इसको खुश हो करके यूनियन जो आप लोगों का हेड क्वार्टर है, कौन हेड क्वार्टर यूनियन है? यूरोपियन यूनियन, उसको हेड क्वार्टर बना दिया जाता है यूरोपियन यूनियन का, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स को। उसके बाद फिर एक और चीज देखते हैं कि 59% डच आप लोगों का स्पीकर्स होते हैं और डच वाले थे वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। वो ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिकली, सोशली या फिर मनी नहीं था उनके पास। लेकिन जो फ्रेंच वाले थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, सोशली भी थे और यहाँ पे पैसा के मामले में भी थे। इसलिए इनको काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग का सामना करना पड़ा। 1% इधर आप लोगों का जर्मन वाला भी रहता था, ठीक है। 59% आप लोगों का वलोनिया रीजन में था और फ्लेमिश रीजन में आप लोगों का कुछ थे। 80% तो कैपिटल में ही आप लोगों का था। तो इस प्रकार से आप लोगों का बेल्जियम में काफी ज्यादा हुआ। इन सभी चीजों को, घटना को सर्वाइवल करते हैं सभी लोग। उसके बाद एकोमोडेशन होता है। तब बेल्जियम के जो गवर्नमेंट होते हैं 1970 से लेकर के 1993 तक एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसके बीच पे जो इसमें बेल्जियम के लैंग्वेज बेस पे अत्याचार किया जा रहा था, एक दूसरे में ही लड़ा जा रहा था एक ही नेशन वाले के द्वारा, जैसे कौन है? फ्रेंच है और डच है। तो ये लोग एक इकट्ठा मिल के आते हैं, फिर कभी भी अपना नहीं लड़ते हैं, अच्छे तरीके से अपना एकोमोडेशन बैलेंस कर लेते हैं। किस वजह से करता है भाई? पावर शेयरिंग के वजह से ना। अगर पावर नहीं होता तो कर पाता? नहीं कर पाता। पहले इसका गवर्नमेंट के द्वारा 1970 से 1993 तक क्या किया गया? पहले एक फॉर्म किया गया, पहला एक इस लेजिस्लेचर के फॉर्म किया गया कि हम जो है डच वाले जो है या फिर जो यहाँ पे फ्रेंच वाले हैं, हम लोग एक स्तरीय से कमिटी बनाएंगे। पहले हम इक्वल ट्रीट करेंगे दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में। उसके बाद फिर दूसरा पोजीशन ये लिया गया कि कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग को आगे बढ़ाना है तो दोनों का सहमति होना चाहिए, दोनों मानेगा तभी उसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि भविष्य में सिविल वॉर या कॉन्फ्लिक्टिंग हमको ना देखना पड़े। और उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर कोई एक व्यक्ति है, अगर कोई एक कम्युनिटी है जो चाहती है कि ये हम लगा दें और दूसरा कम्युनिटी नहीं चाहती है, तो नहीं पास हो पाएगा वो डिसीजन। तीसरा इसमें ये कहा गया कि एक स्पेशल कम्युनिटी ग्रुप को फॉर्म किया गया और दोनों ग्रुप को देखा जा सके। लेकिन श्रीलंका में किया गया? नहीं किया गया। श्रीलंका के बारे में भी देख लेते हैं। श्रीलंका जो है ये आप लोगों का नॉर्थ साउथ में आता है। इसका जो पड़ोसी आ जाता है ये इंडियन स्टेट आ जाता है तमिलनाडु, पहला पॉइंट पे। इसका जो कैपिटल है ये आप लोगों का कोलंबो है। इसका जो आप लोगों का यहाँ पे पॉपुलेशन है ये लगभग 2 करोड़ है। इसमें क्या होता है? कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। इसमें काफी सारे आप लोगों का यहाँ पे सिन्हालस कम्युनिटी आते हैं, काफी सारा इसमें तमिल्स वाले आते हैं। उसमें से तमिल्स में आधा आप लोगों का इंडियन आता है, आधा वहाँ जो पहले से रेसिडेंट के रूप में रहता है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चल के काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। जो श्रीलंका वाले गवर्नमेंट होते हैं वो उनको ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ
जॉब प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण से काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग देखने को मिलता है, सिविल वॉर हो जाता है, हजारों हजार लोग मारे जाते हैं। यही सब लिखना है एग्जाम में, और क्या लिखना है। तो ये होता है पावर शेयरिंग। तो इतना यहाँ तक अगर हमने पढ़ा तो यहाँ तक आपको याद हो जाना चाहिए कि पावर शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक अच्छा देश है और अगर उस देश में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को चलाने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो पावर शेयरिंग है। इक्वली पावर शेयरिंग को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तब वो नेशन काफी ज्यादा डेवलप करेगा, नहीं तो सिविल वॉर होगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब इसी बीच में मेरे द्वारा कहा गया कि हाँ भाई, पावर शेयरिंग जो है वो काफी ज्यादा लायक है, पावर शेयरिंग जो है डिजराइबल है। बट पावर शेयरिंग कितना टाइप्स का होता है? इसका दो टाइप्स आप लोगों का होता है। पहला आप लोगों का प्रूडेंशियल रीजन आता है, दूसरा आप लोगों का मॉरल रीजन आता है। पहला और दूसरा में देखते हैं ये क्या होता है। ये क्या करता है? हेल्प करता है किसके लिए? रिड्यूस के लिए, कि कोई भी देश में कॉन्फ्लिक्ट ना हो बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में, और इंश्योर करता है कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे पॉलिटिकली ऑर्डर के रूप में। और जो मॉरल रीजन होता है, इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये काफी ज्यादा आप लोगों का स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के रूप में सर्वाइवल करता है मॉरल रीजन। और पीपल है जो उसके पास राइट होता है ये करने का, ये इंश्योर करने का, ये कंसोलिडेटेड करने का कि हाउ दे आर टू गवर्न। पीपल कैसे गवर्न कर सकता है, ठीक है। क्योंकि पीपल जो होता है वो वही ना अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको वोट दे करके जिताता है कि भाई आप पार्लियामेंट में जाइए, उसके बाद फिर मेरा जो समस्या है उसको वहां तक पहुंचाइए, हमारे बारे में डिसीजन लाइए, नहीं करेंगे 5 साल के बाद हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनली नहीं जीना है। पावर शेयरिंग को हमको एक तरह से डिजराइबल तरीके से अप्लाई करना है, इस बात को समझिए। आप लोगों का फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आता है। अब फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में हर बार इससे क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। पावर शेयरिंग में आप लोगों का सबसे पहला हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग आता है। अब ये आप लोगों का इसमें 3 टाइप से आप लोगों का क्राइटेरिया बनता है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, याद कीजिए। अगर कोई भी देश में सही तरीके से डेमोक्रेसी चलाया जाएगा तो फॉर्म किया जाएगा पावर शेयरिंग का, अच्छा एग्जाम्पल होगा। तो उसी प्रकार से अगर फॉर्म किया जाता है पावर शेयरिंग को, तो उसमें सबसे पहला हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग आता है, जिसमें सबसे पहला लेजिस्लेटर होता है, फिर आप लोगों का एग्जीक्यूटिव होता है, फिर आप लोगों का जुडिशियरी होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। अब ये क्या करता है, इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन, ये अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन को गवर्नमेंट प्लेस एट द सम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। ये गवर्न करता है एज अ मीडियम ऑफ गवर्नमेंट, और अलग अलग पेज पे इन लोगों का जो 3 जो हॉरिजेंटल पावर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्सरसाइज के रूप में। अलग अलग सबका काम होता है, अलग अलग पावर होता है, लेकिन सबको पावर शेयरिंग के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पावर को। और ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन जो है वो ऐसा अल्टीमेट पावर उसको ना मिल जाए कि वो उसका मिसयूज करने लगे। मान लीजिए कि अगर लेजिस्लेटिव को हम ज्यादा पावर दे देते हैं पावर शेयरिंग के थ्रू, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, तो ये अपना मनमानी चलाने लगेगा, इसका जो मन आएगा वो करेगा, ये सोचेगा तो देश बेच के चला जाएगा। अगर हम एग्जीक्यूटिव को दे देंगे तो इसका मन जो आएगा वो करेगा, ये चाहेगा तो देश बेच के चला जाएगा। अगर जुडिशियरी को दे दें तो इसका मन जो आएगा वो करेगा। इसीलिए ये इंश्योर किया जाता है कि भाई कोई भी इन तीनों ऑर्गन्स में कोई भी हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन पावर के तहत आते हैं तो किसी को भी हम इतना पावर ना दे दें कि उस पावर का वो मिसयूज करने लगे और देश बेच के चले जाएं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इंश्योर करना चाहिए कि किसी के पास ज्यादा पावर ना हो, कम के पावर ना हो। हमेशा जो है सिस्टम को चेक और बैलेंस करना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो करप्शन किया है तो उस बेस पे वो जुडिशियरी जाएगा, उस पे केस होगा। अगर एग्जीक्यूटिव वाले हैं जुडिशियरी जाएंगे, लेजिस्लेचर वाले हैं इनके पास जाएंगे। यानी हमेशा चेक एंड बैलेंस करना जरूरी होता है पावर में, तभी एक सही रूप का आप लोगों का पावर शेयरिंग चलाया जाता है। ये सभी पॉइंट जो है इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहला हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग समझ गए हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आप लोगों का फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आता है ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को हम स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो कि आप सिविक्स का
चैप्टर जो है आप लोगों का सेकंड में फेडरलिज्म ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे, फेडरलिज्म पढ़ेंगे। तो दूसरा जो आप लोगों का पावर शेयरिंग आता है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये आप लोगों का आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आप लोगों का लेवल वाइज होता है। इसमें आप लोगों का पावर को है ना, पावर को जो आप लोगों का है इसको शेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? शेयरिंग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल पावर शेयरिंग। पहले हॉरिजेंटल को देखा, दूसरा वर्टिकल देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जैसे हम इंडिया के तौर पे बात करते हैं, ठीक है, इंडिया के बारे में आपका बुक में दिया गया है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट के नीचे आप लोगों का कौन आता है? पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आता है, ठीक है, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट आता है, फिर लोकल गवर्नमेंट आता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर शेयर करेगा स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर शेयर करेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तहत। आई बात समझ में? तो सब लोग अपना फॉर्म पावर शेयरिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो यस, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। क्यों फेडरल कंट्री है? क्योंकि हम लोग पावर को यहाँ पे अलग अलग तौर पे चेक एंड बैलेंस करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग जो पावर है उसको शेयर करते हैं। सेंट्रल जो है वो स्टेट को करेगा, स्टेट जो है वो लोकल को करेगा। अब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल को ज्यादा पावर दे दिए तो सेंट्रल वाला जो है वो स्टेट वाला को फंड ही नहीं भेजे, स्टेट वाला जो है वो लोकल को फंड नहीं भेजेगा। तो अपना अपना मनमानी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से आपने इकोनॉमिक बेस पे पढ़ा कि सबसे पहले क्या हुआ था आप लोगों का, पहले क्या होता था कि हम लोग इंडिपेंडेंट से देखते आए हैं कि सबसे पहले जब से हम लोगों का देश आजाद हुआ तब से एक ही पार्टी जो है वो इंडिया पे रूल की और काफी समय तक रूल की। लेकिन जब वो पार्टी रूल करती थी तो उस समय आप लोगों का अगर कोई अदर स्टेट में कोई अदर पार्टी वाले फॉर्म कर लेते हैं गवर्नमेंट, तो उस बेस पे क्या किया जाता था, उनको फंड नहीं प्रोवाइड किया जाता था। इस ईगो से कि मेरी पार्टी वाला वहां पे क्यों नहीं है, हम उसमें पावर क्यों नहीं है, इसलिए वो स्टेट जो है वो गरीब हो जाता था। लेकिन जब आप लोगों का सिचुएशन कब बिगड़ा, जाता गया 1992 में आप लोगों का सिचुएशन बिगड़ता है। जब लोकसभा का इलेक्शन होता है उस समय आप लोगों का किसी के पास भी मेजोरिटी सीट नहीं आती है, तब सभी पार्टियां इकट्ठा होकर के लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करवाते हैं। फिर वहां पे फॉर्म होता है गवर्नमेंट को और पहली बार आप लोगों का स्टेट में संतुलन बनाया जाता है, चेक एंड बैलेंस बनाया जाता है। उस बेस पे आप लोगों का क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। उसके बाद आप लोगों का जब कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी देखता है और दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो बेहतर होता है। लेकिन पहले ऐसा बेहतर नहीं किया जाता था। उसके बाद ही 1992 में आप लोगों का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंक्लूड किया गया था। देखिए आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में सभी प्रावधान है, बस उसको आप लोगों का फॉलो नहीं किया जाता है, अमेंडमेंट नहीं किया जाता है। तो इसकी आवश्यकता तब पड़ी, तब सुझाव दिया गया कई लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, कि भाई स्टेट और सेंट्रल से नहीं होगा, हम लोग जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूप में काम कर सकते हैं रूरल एरिया में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लोकल एरिया में करवा सकते हैं काम, और उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको नॉलेज होगा, जो लोकल से होगा। इसलिए इसको फॉर्म किया गया, ठीक है, अमेंडमेंट करके। तो बाकी आप लोगों को ये समझ में आता है कि पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पावर शेयरिंग किस प्रकार से किया जाता है। अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में 1 मार्क MCQ में कि भाई जो हमारा पावर शेयरिंग है क्या वो फेडरल कंट्री है, तो हाँ है। अब पावर शेयरिंग में जो तीसरा आप लोगों का फॉर्म आता है ये आप लोगों का आ जाता है सोशल ग्रुप में। अब सोशल ग्रुप में तीसरा फॉर्म यानी क्या होता है, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप के द्वारा भी पावर शेयरिंग को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, पावर जो है ये ऑल्सो शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप, इसको अलग अलग ऑर्गन्स पे फॉर्म किया जाता है। जैसे कि कौन कौन सा रीजन हो सकता है, सच आप लोगों का लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में हो सकता है। एग्जांपल के लिए जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में हुआ था ना, बेल्जियम में क्या किया गया था, पहले ही हम लोग पढ़े हैं। पहले आप लोगों का सोशल ग्रुप बना करके भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। काफी सारा एग्जांपल मैंने बताया था, उसमें से एक एग्जांपल था कि 1970 से लेकर के 1993 तक बेल्जियम का जो गवर्नमेंट था उसके द्वारा कहा गया था कि कम्युनिटी जो है उसको भी भाई आप क्या कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए, यानी अपना अपना कम्युनिटी देख लीजिए। फ्रेंच वाले भी देख लीजिए, डच वाले भी देख लीजिए, 80% और 59%,
ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग मामले में भाई, तो उस बेस पे आप लोगों का कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है, ठीक है, अपना अपना ग्रुप को देखने के लिए, अपना अपना कम्युनिटी को देखने के लिए। तो इसी को तो आप लोगों का फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहा गया सोशली लेवल पे। और उसके बाद अगर स्पेशली इंडिया में देखें, एक एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं, स्पेशली अगर इंडिया में देखें तो आप लोगों का रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स दिया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सबसे पहले इंडिया फॉर वुमेन एंड वीक सेक्शन, जैसे कि वुमेन जो है उनको यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। वीकर सेक्शन को प्रोवाइड किया है जिसमें एससी आते हैं, एसटी आते हैं, ओबीसी आते हैं, ईडब्ल्यूएस आते हैं। तो इन लोगों को सभी को ऑन द बेसिस ऑफ एक यहाँ पे आप लोगों का ये वीकर सेक्शन, इस बेस पे इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। आप लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे कि क्या होता था पहले, आप भी आज भी देखेंगे प्राइम मिनिस्टर एक ही महिला बनी है, इंदिरा गांधी, उनके बाद फिर कोई भी नहीं बना है। या फिर कोई स्टेट में देखिएगा उसमें ज्यादा महिला प्राइम चीफ मिनिस्टर नहीं बनती हैं। लोकसभा में देखिएगा काफी कम मात्रा में महिलाएं जाती हैं। इसी कारण से 2023 में एक आप लोगों का यहाँ पे चीज को पब्लिश किया जाता है जिसमें आप लोगों का ये कहा जाता है कि नारी शक्ति के नाम से, उसमें कहा जाता है कि भाई जो महिलाएं हैं उनको हम सीट्स देंगे, रिजर्व करेंगे उनका सीट 1/3, और रूरल एरिया में इसको किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का बढ़ावा दिया गया कि हाँ भाई हम रिजर्व करते हैं सीट्स को महिलाएं के लिए। और किसी के द्वारा भी आप लोगों को इसको अपोज नहीं किया गया, क्योंकि सब जानते हैं कि किस प्रकार से हमको सभी को यहाँ पे देना है। उसी प्रकार से पहले एससी एसटी को दिया जाता था, फिर ओबीसी को मिला 1991 में, उसके बाद फिर 2019 में ईडब्ल्यूएस को प्रोवाइड किया गया। तो सब आप लोगों का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही अवेलेबल है, बस अमेंडमेंट किया जाता है, अमेंडमेंट के रूप में आप लोगों का सुझाव लिया जाता है, फिर ऑन दी बेसिस ऑफ सबको दिया जाता है कि हाँ भाई आपको भी हम देंगे। तो ये इंश्योर किया जाता है, इस बात को आप लोग समझिए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि अभी तक हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में पढ़ा, हॉरिजेंटल लेवल पे होगा, वर्टिकल लेवल पे होगा, सोशल लेवल पे होगा। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी में पावर शेयरिंग नहीं होती? बताइए, होती है या नहीं होती है? होती है। अब इसमें कैसे होती है? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर्स ग्रुप, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे कंपटीशन अमंग पार्टी, कंपटीशन होता है पार्टी के बीच में, इंश्योर किया जाता है कि पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ये आप लोगों का कंपटीशन होता है, ये आप लोगों का इंश्योर किया जाता है कि जो पावर है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैंड में ना चला जाए। इसी कारण से वेरियस प्रेशर ग्रुप और ऑर्गेनाइज पॉपुलर स्ट्रगल और प्रोटेस्ट against any decision of the government which they felt is wrong and put a pressure on the government to influence the decision। यानी कि क्या किया जाता है, सिंपल भाषा में समझाता हूं। कोई भी आप लोगों का स्ट्रगलर है, कोई भी प्रोटेस्टर है, सरकार का अपना मनमानी नहीं चलेगा, पहले ही बताया हूं। गवर्नमेंट का मनमानी नहीं चलेगा। अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई गलत डिसीजन लिया जाता है किसी के द्वारा, तो उसको अपोज किया जा सकता है। फिर जो यहाँ पे लोग होंगे वो सड़क पे उतरेंगे, जाकर के प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उनका राइट है, उनका हक है, उनको इक्वालिटी का राइट मिला है, फैटर्निटी का राइट मिला है। हमारा जो देश है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है, ठीक है। तो इन सभी को इंश्योर किया जाता है। काफी ज्यादा आप लोगों का इसमें बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव को चयन करते हैं और वो वहां पे जाते हैं, सरकार बनते हैं 5 साल के लिए। 5 साल के बाद हम उसको हटा सकते हैं, हमारे पास इतना पावर है। इसलिए अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई गलत डिसीजन लिया जाता है तो उसको अपोज करने के लिए सभी जो ये पीपल्स हैं वो लगे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले आप लोगों का चिपको मूवमेंट हुआ था बहुत पहले आप लोगों का, उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे काफी सारा चीज आप लोगों का हुआ था। कोई भी अगर गलत डिसीजन लिया जाता है तो उसका अपोज करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एग्जाम्पल के लिए जैसे ट्रेड यूनियन जो है वो खड़ा हो जाएगा, स्टूडेंट यूनियन है वो खड़ा हो जाएगा। कोई परीक्षा में धांधली हो गया, जाके प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ट्रेड यूनियन वाले के साथ अगर अन्याय होता है वो जाके प्रोटेस्ट करते हैं। बिजनेस यूनियन वाले के साथ होता है वो करते हैं। तो ये सभी आप लोगों का पावर शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे फेडरल सिस्टम में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, जिसका नाम है आप लोगों का पावर शेयरिंग क्लास 10।
अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना होता है। आपको ये सभी चीज को रटना नहीं होता है, पहले आप अच्छे तरीके से समझिए। इसका जो टोटल नोट्स है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से जा करके आप लोग अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। सबको अपना कॉपी पे उतार करके अच्छे तरीके से आप लोगों को उसको लर्न कर लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझना है, कहीं पे भी डाउट होगा फिर से वीडियो देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट का हेल्प हो सके जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बाकी एसएसटी का या फिर साइंस का या मैथ्स का जो भी वीडियो आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ना है, इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा, वहां पे एक तरफ से वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो टॉपिक आपको पढ़ना है खोल करके आप लोग देख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा विद नोट्स के साथ। तो फिर मिलेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।